तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पार्ट टू, वेव ऑप्टिक्स एनसीईआरटी ऑडियो बुक। ओके, तो कहाँ पर थे। हाँ, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग। अब हम प्रकाश तरंगों का उपयोग करके व्यतिकरण पर विचार करेंगे। यदि हम दो सूची छिद्रों को प्रदीप्त करने के लिए दो सोडियम लैंपों का उपयोग करें तो हमें कोई व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई नहीं देगी। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि एक सामान्य स्रोत जैसे सोडियम लैंप से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों में 10 सेकंड की कोटि के समय अंतरालों पर आकस्मिक कला परिवर्तन होता है, अर्थात दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबंध नहीं होता तथा ये कला असंबद्ध होते हैं, जैसा कि पहले अनुच्छेद में विवेचना की जा चुकी है। ऐसा होने पर परते पर तीव्रता मुड़ जाती है। इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री टॉमस यंग ने स्रोतों S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की कलाओं को नियंत्रित करने के लिए एक उत्तम तकनीक उपयोग की। उन्हें एक अपारदर्शी पर्दे पर दो सूची छिद्र S1 तथा S2 एक दूसरे के बहुत निकट बनाए। इन्हें एक अन्य सूची छिद्र से प्रदीप्त किया गया, इसे एक दीप्त स्रोत से प्रकाशित किया गया। प्रकाश तरंगों S से निकलकर S1 तथा S2 पर गिरती हैं। S1 तथा S2 दो कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करते हैं। क्योंकि S1 तथा S2 से निकलने वाले प्रकाश तरंगे एक ही मूल स्रोत से व्युत्पन्न है, तो स्रोत S में अचानक कोई भी कला परिवर्तन S1 तथा S2 में आने वाली प्रकाश में ठीक उसी प्रकार का कला परिवर्तन करेगा। इस प्रकार दोनों स्रोत S1 तथा S2 समान कला में बंध जाएंगे, अर्थात वह हमारे जल तरंगों के उदाहरण में दो कंपित सुइयों की भांति कला संबद्ध होंगे। इस प्रकार S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली गोली तरंगे चित्र की भांति पर्दे GG डैश पर व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करेंगे। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता की स्थिति की गणना अनुच्छेद 10.4 में दिए गए विश्लेषण का उपयोग करके की जा सकती है। हम संपोषी व्यतिकरण द्वारा दीप्त क्षेत्र प्राप्त होंगे जब XD डिवाइड बाई कैपिटल D इजल टू एन लैम्डा, अर्थात x इजल टू एक्स एन इजल टू एन लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो जो n होगा उसका मान होगा 0, ±1 ±2 डॉट 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 होगा। दूसरी ओर हमें विनाशी व्यतिकरण द्वारा अदीप्त क्षेत्र प्राप्त होंगे तब XD डिवाइड बाई D इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, अर्थात x इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू 9n प्लस हाफ लैम्डा D लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। तो n का जो मान होगा वो भी हमें 0, ±1 ±2 प्राप्त के निकट अदीप्त क्षेत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार चित्र की भांति पर्दे पर अदीप्त अदीप्त बैंड दिखलाई देंगे। ऐसे बैंडों को फ्रिंज कहते हैं। समीकरण 10.13 और 10.14 दर्शाते हैं कि काले तथा दीप्त फ्रिंज समान दूरी पर हैं। अब है विवर्तन। यदि हम किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यामिति छाया के क्षेत्र के समीप व्यतिकरण के समान बारी बारी से उद्दीप्त तथा दीप्त क्षेत्र आते हैं। ऐसा विवर्तन की परिघटना के कारण होता है। विवर्तन एक सामान्य अभिलक्षण है जो सभी प्रकार के तरंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चाहे ये ध्वनि तरंगे हों, प्रकाश तरंगे हों, जल तरंगे हों तो द्रव्य तरंगे हों। क्योंकि अधिकांश अवरोधक के विस्तार से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अत्यंत छोटी है, इसलिए हमें दैनिक जीवन में प्रेक्षणों में विवर्तन का प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हमारी आंख प्रकाशिक यंत्र जैसे दूरदर्शक व सूक्ष्मदर्शी का निश्चित वियोजन विवर्तन परिघटना के कारण सीमित रहता है। वास्तव में हम किसी CD को देखें तो उसमें रंग विवर्तन प्रभाव के कारण ही दिखलाई देता है। अब हम विवर्तन की परिघटना पर चर्चा करेंगे। अब है एकल झिर्री। यंग के प्रयोग के विवेचन में हमने कहा कि एक संकर्ण एकल झिर्री नए स्रोत की तरह कार्य करती है जहां से प्रकाश विस्तारित होता है। यंग के पहले भी प्रारंभिक प्रयोगकर्ताओं जिसमें न्यूटन भी शामिल थे के ध्यान में ये आ चुका था कि प्रकाश संकीर्ण छिद्रों तथा झिर्रियों से विस्तारित होता है। ये कोने से मुड़कर उस क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है जब हम छाया की अपेक्षा करते हैं। इन प्रभावों जिन्हें विवर्तन कहते हैं केवल तरंग धारणा के उपयोग से ही उचित रूप से समझ सकते हैं। आखिर आपको कोने के पीछे से किसी को बात करते हुए उसकी ध्वनि तरंगों को सुनकर शायद ही आश्चर्य होता हो। जब यंग का प्रयोग की एक वर्णीय स्रोत से प्रकाशित द्विझिर्री
वो एक संकीर्ण एकल झिर्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो एक ब्रॉड यानी चौड़ा पैटर्न दिखाई पड़ता है, जिसके मध्य में दीप्त क्षेत्र होता है। इसके दोनों क्रमागत दीप्त एवं अवदीप्त क्षेत्र होते हैं, जिनकी तीव्रता केंद्र से दूर होने पर कम हो जाती है। इसको समझने के लिए चित्र 10.14 देखिए, जिसमें ए चौड़ाई की एकल झिर्री एल पर अभिलंबित पड़ने वाले समांतर किरण पुंज को दर्शाया गया है। विवर्तित प्रकाश आगे रखे पर्दे पर आपतित होता है। झिर्री का मध्य बिंदु एम है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। एल एन दो जो भाग काटे गए और स्रोत ऐसे डायरेक्ट इसमें किरणें आ रही हैं। एक स्रोत M1 M2 एल और एम, ठीक है, यहाँ से सीधे बिंदु सी को जा रही हैं। अब ये जो प्रकाश है इधर पूरी प्रकाश सीधे नहीं जाते, जो प्रकाश साइड से मुड़ जाता है उसी की जो परिघटना होती है उसको विवर्तन कहते हैं। बिंदु एम से गुजरने वाली और झिर्री के तल के अभिलंबवत सरल रेखा पर्दे की बिंदु सी पर मिलती है। हमें पर्दे के किसी बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं, पी को विभिन्न बिंदु एल एम एन आदि से जोड़ने पर वाली विभिन्न सरल रेखाएं परस्पर समांतर एवं अभिलंब एम सी से कोण थीटा बनाती हुई मानी जा सकती हैं। मूल धारणा यह है कि झिर्री को बहुत छोटे भागों में विभाजित किया जाए और बिंदु पी पर उनके योगदानों को उचित कालांतर के साथ जोड़ा जाए। हम झिर्री पर प्राप्त तरंगाग्र के विभिन्न भागों को द्वितीयक स्रोतों के व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि आपाती तरंगाग्र झिर्री के तल के समांतर है तथा ये स्रोत एक ही कला में होते हैं। प्रायोगिक प्रेक्षण दर्शाते हैं कि तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा थीटा इज इक्वल टू 0 पर है तथा दूसरा द्वितीयक उच्चिष्ट थीटा लगभग n प्लस हाफ लैम्डा डिवाइड बाई ए पर है, जिनकी तीव्रता n का मान बढ़ाने पर लगातार कम होती है। निम्निष्ट यानी मिनिमम शून्य तीव्रता थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाई ए, जहाँ n +-1 +-2 +-3 डॉट 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 पर है। फोटोग्राफ तथा इसके संगत तीव्रता पैटर्न चित्र 10.15 में दर्शाए गए हैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर? इस संबंध में इन परिघटनाओं की खोज के समय वैज्ञानिकों को लंबा विचार विमर्श होता रहा। इस संबंध में रिचर्ड फाइनमैन ने अपने प्रसिद्ध फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स में कहा, यह जानना दिलचस्प रहेगा। अभी तक कोई व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच अंतर को संतोषप्रद रूप से परिभाषित नहीं कर पाया, केवल उपयोग का प्रश्न है। ये दोनों के बीच कोई सुस्पष्ट और महत्वपूर्ण भौतिक अंतर नहीं है। मोटे तौर से हम अधिक से अधिक कह सकते हैं कि हम जब केवल कुछ स्रोत होते हैं तो मान लीजिए तो व्यतिकारी स्रोत, तब प्राय मिलने पर परिणाम को व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन यदि इनकी संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि विवर्तन शब्द प्राय उपयोग किया जाता है। प्रतीत होता है, निश्चित नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो लेवल की चीज़ है। इसकी वजह से द्विझिर्री प्रयोग में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पर्दे पर बनने वाला पैटर्न वास्तव में प्रत्येक झिर्री या छिद्र द्वारा अध्यारोपण से बनने वाले एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न है। द्विझिर्री व्यतिकरण पैटर्न है। एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न है तथा द्विझिर्री व्यतिकरण पैटर्न है। अर्थात साइड से निकलने वाले एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न तथा द्विझिर्री व्यतिकरण पैटर्न जो बीच में जो बनने वाली फ्रिंज है, दीप्त तथा अदीप्त। ओके, अब चलते हैं इसके प्रयोग के ऊपर। अवलोकन अर्थात इसकी समीक्षा करेंगे। इन्वेस्टिगेट। एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न को स्वयं ही देखना आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आवश्यक उपकरण अधिकांश घरों में पाया जाता है। 2 रेजर ब्लेड, एक पारदर्शक कांच का विद्युत बल्ब, किसी सीधी तंतु वाले बल्ब को वरीयता प्रदान करें, मतलब उसको ज़्यादा वो दें, प्रायोरिटाइज करें। दोनों ब्लेडों को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि उनके किनारों पर समतल और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिर्री बनी रहे, मतलब छोटा छिद्र टाइप का बना रहे। इस सरलता से अंगूठे तथा उंगलियों के द्वारा भी किया जा सकता है। झिर्री को फिलामेंट के समांतर रखिए। ठीक आग के सामने यदि आप चश्मा पहनते हैं तो उसका उपयोग करें। झिर्री की चौड़ाई तथा किनारों की समांतरता में कुछ संयोजन में दीप्त तथा अदीप्त बैंडों के साथ पैटर्न दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सभी बैंडों की स्थिति किरणदी बैंड के छोड़कर तरंग दैर्ध्य पर निर्भर है। वे कुछ रंग दर्शाएंगी। लाल तथा नीले के लिए फिल्टर का उपयोग से फ्रिंजें अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। दोनों फिल्टर उपलब्ध हो तो नीले की तुलना में लाल रंग की फ्रिंजें अधिक चौड़ी देखी जा सकती हैं। प्रयोग में तंतु प्रथम स्रोत एस की भूमिका निभा रहा है। नेत्र का लेंस पर्दे यानी नेत्र रेटिना पर पैटर्न पर फोकस करता है
थोड़े प्रयत्न से एक ब्लेड की सहायता से एल्यूमिनियम की पन्नी में द्विझर्री काटी जा सकती है। बल्ब तंतु को यंग के प्रयोग के दोहराने के लिए पहले की भांति देखा जा सकता है। दिन के समय नेत्र पर एक छोटा कोण बनाने वाली एक समय दूसरा उपयोग दीप्त स्रोत है। ये किसी चमकीले उत्तर प्रश्न उदाहरण के लिए एक साइकिल की घंटी में सूर्य का परावर्तन है। सूर्य प्रकाश के साथ सीधे ही प्रयोग ना करें, नेत्र को क्षति पहुंचा सकता है तथा इससे फ्रिंजें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सूर्य 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, 1/2 डिग्री। व्यतिकरणता विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि हम अधिक फ्रिंजें उत्पन्न करते समय एक क्षेत्र में घटती हैं तो द्वितीय फ्रिंज उत्पन्न करते समय दूसरे क्षेत्र में बढ़ती हैं। ऊर्जा में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, मतलब दीप्त फ्रिंज में बढ़ेगी, अदीप्त फ्रिंज में हट जाएगी। तो जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती ना ही उसका विनाश होता है, तो उस संरक्षण के जो सिद्धांत है उसके अनुकूल है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इसका पालन करती, वैलिडेशन है इसका। अब है पोलराइजेशन, ध्रुवण। एक लंबी डोरी पर विचार कीजिए जिसे क्षैतिज रखकर पकड़ा गया है और इसका दूसरा सिरा स्थिर माना गया है। यदि हम डोरी के सिरे के ऊपर नीचे आवर्ती रूप से गति करें तो एक तरंग उत्पन्न हो कर पाएंगे जो +x दिशा में संचरित होगी। मतलब जो हम पकड़ा है +x, मतलब कि इस साइड की ओर में +x की दिशा में संचरित होगी, चाहे आप कहीं भी खड़े हो। ऐसी तरंग को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y x, t दो नियतांक a sin kx - ωt, जहाँ a तथा ओमेगा =2πv क्रमशः तरंग का आयन तथा कोणीय आवृत्ति निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त लैम्डा =2π/k। तो अब आगे चलते हैं हम। तरंग संबद्ध तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। इस प्रकार की तरंगों के संचरण की चर्चा हम कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 14 में कर चुके हैं। क्योंकि विस्थापन जो y दिशा के अनुदिश है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, हमें अनुपस्थ तरंगें प्राप्त होती हैं। साथ ही क्योंकि विस्थापन y दिशा में, इसलिए प्राय y ध्रुवित तरंग कहा जा सकता है। क्योंकि डोरी का प्रत्येक बिंदु सरल रेखा में गति करता तरंग को रेखिकता ध्रुवित तरंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त डोरी सदैव XY तल में ही सीमित रहती है, इसलिए ये समतल ध्रुवित तरंग भी कहा जाता है। इस प्रकार हम XZ तल में Z ध्रुवित तरंग उत्पन्न करके किसी डोरी के कंपन पर विचार कर सकते हैं, जिसका विस्थापन प्राप्त होगा Z, X और T दो लेकर a sin kx - ωt। यहाँ बतलाना आवश्यक है कि समीकरण 10.15 में वर्णित सभी रैखिकता ध्रुवित तरंगें अनुपस्थ तरंगें होती हैं, अर्थात डोरी के प्रत्येक बिंदु का विस्थापन सदैव तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा। अंततः यदि डोरी कंपन के तल के अत्यंत अल्प अंतराल में यादृच्छिकता यानी प्रोबेबिलिटी बदल दिया है तो हमें अध्रुवित तरंगें प्राप्त होंगी। इस प्रकार अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकता मतलब प्रोबेबिलिटी के अनुसार बदलता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। यद्यपि ये सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है, 90 डिग्री पर रहेगा, ये चीज कंफर्म है। प्रकाश की तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, अर्थात संचरित हो रही प्रकाश तरंग से संबंध विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। एक सरल पोलराइड का उपयोग करके सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने पतले प्लास्टिक जैसे शीट देखी होंगी जिन्हें पोलराइड कहते हैं। पोलराइड में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक विशेष दिशा में पंक्तिबद्ध होते हैं। पंक्तिबद्ध अणुओं की दिशा अनुदिश विद्युत सदिश संचरित होती प्रकाश तरंगों से संबंध यानी अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग से पोलराइड पर आपतित होती तो प्रकाश तरंग रेखीय ध्रुवित हो जाती है, जिसमें विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करता है, मतलब ऑसिलेशन करता है। इस दिशा को पोलराइड की परित अक्ष मतलब पास एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार जब किसी साधारण स्रोत जैसे सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड की किसी शीट P1 से पारित हो तो ये देखा जा सकता है इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। P1 को घुमाने पर पारगत किरणपुंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पारगत तीव्रता स्थिर रहती है। एक समरूप पोलराइड P2 को P1 से पहले रखते हैं। अपेक्षानुसार लैंप से आने वाले प्रकाश की तीव्रता केवल P2 पर ही पारित होने में कम हो जाएगी, परंतु अब P1 को घुमाने पर P2 से आने वाले प्रकाश पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक फिनोमिनन होगा। इस स्थिति में P2 से पारगमन तीव्रता P1 से पारित होने पर लगभग शून्य हो जाती है। जब इस स्थिति में P1 को 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो ये P2 से आने वाली लगभग पूर्ण तीव्रता को पारगमित
कर देता है। अब जैसे कि इसमें दिखाया P1 ए चित्र में विशेष एंगल पर रखेंगे तो दोनों को मतलब कि फिनोमिनन बन जाएगा। इसको कहते हैं द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। उपयुक्त प्रयोग के ये मानकर आसानी से समझा सकता है कि पोलराइड P2 से पारगमित प्रकाश की P2 की पारित अक्ष यानी पैस एक्सिस अनुदिश ध्रुवण हो जाता है। यदि P2 को अपारित अक्ष P1 की आरित अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तब जबकि ध्रुवित प्रकाश पुंज पोलराइड P1 से पारगमित होती है तो P1 से घटक ई कॉस थीटा P1 के अपारित अक्ष के अनुदिश पारित होगा। इस प्रकार जब हम पोलराइड P1 को घुमाते हैं तो तीव्रता निम्न प्रकार बदलेगी, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां I0 P1 से गुजरने वाले के पश्चात ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, इसमें मेल्स का नियम यानी माउलस लॉ कहते हैं। उपरोक्त विवेचन दर्शाता है कि एक पोलराइड से आने वाले प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी है, मतलब 50% है। दूसरा पोलराइड रख के दोनों पोलराइडों के पारित अक्षों के बीच के कोण यानी कि पास एक्सिस के जो बीच का कोण है वो समायोजित करके तीव्रता की आपतित तीव्रता को 50% से 0 तक नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब 50 से हम उसको और कम कर सकते हैं, मतलब ब्लैक हो जाएगा, मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन और नहीं होगा। सीधी बात है। पोलराइड को धूप के चश्मों, खिड़की के शीशे आदि तीव्रता नियंत्रित करने में प्रयोग कर सकते, मतलब समझिए दो जब पैटर्न लगेंगे तो जो उसकी प्रकाश तीव्रता वो तो जाहिर सी बातें कम होंगी, और जब एक विशेष एंगल पर हम लगा देंगे तो वो 50% से और नीचे जा सकती है। वैसे तो 50% जाएगी, पर 50% से और धीरे धीरे 50% से 0 तक नियंत्रित कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं इसमें पोलराइजेशन ऑफ। पोलराइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा तथा 3D त्रियामी चलचित्र यानी 3D जो इमेजेस होती हैं उनमें कर सकते हैं, कैमरों में भी किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।